Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of chapter 3rd, US hegemony in world politics. The first topic is concentrates means obstacle on American power. Second, India's relationship with the US. Third, how can hegemony be overcome? So let us discuss our first topic, concentrate on American power. कंसंट्रेट मीन्स ऑब्स्टेकल, बाधाएं। जो रुकावटें क्या क्या है, अमेरिकी जो शक्ति है उसके रास्ते में रुकावट क्या है। ऐसे जैसे कि आप जानते हो कि हिस्ट्री टेल्स अस दैट एम्पायर्स डिक्लाइन। आप जानते हो साम्राज्यों का पतन होता है बिकॉज दे डिके फ्रॉम विद इन, क्योंकि जो साम्राज्य होते हैं बड़े बड़े वो अपने अंदर से धीरे धीरे पतन की ओर चले जाते हैं। अपने उनकी कुछ कमजोर कुछ वीकनेसेस होती हैं, जैसे यूएसएसआर कुछ वीकनेसेस थी। एज सिमिलरली इसी तरीके से द बिगेस्ट कंसंट्रेंट्स टू अमेरिकन हेजेमनी लाई विद इन द हार्ट ऑफ हेजेमनी इटसेल्फ। तो इस तरीके से अमेरिका का जो डोमिनेंस है वही उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सो नाउ वी शैल डिस्कस मेनी कंसंट्रेंट्स। सो फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन स्टेट। मीन्स अमेरिका की जो संस्थागत जो बुनावट है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है सिस्टम को, वैसे एक्चुअली देयर इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग थ्री ब्रांचेस। फर्स्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अदर वर्ड यू कैन से प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। सपोज इफ president and parliament both want to pass an act but judiciary is not in the favor। अगर प्रेसिडेंट और संसद दोनों मिल कोई बिल पास करना चाहते हैं या कोई स्टेप उठाना चाहते हैं कोई न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग, और जुडिशरी उसमें सहमत नहीं है, तो दोनों क्या है, हेल्पलेस हैं। तो ये तीनों ब्रांचेस क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करती है फर्स्ट। सो ये क्या है, सबसे बड़ी वीकनेस है वहाँ की, जिसके कारण मतलब एक डिक्टेटरशिप नहीं रह सकती, कोई भी प्रेसिडेंट है वो तानाशाह नहीं बन सकता। सेकंड, ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे क्या है, रियल में डेमोक्रेसी है। देर इज़ नॉट ओनली डेमोक्रेसी ओनली फॉर नेम, देर इज़ प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी। लोग क्या हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस है वहाँ पे, लोग अपने जो अधिकार है उनके प्रति अवेयर हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप जानते हो जब जैसे ही अमेरिका ने इराक पे अटैक करना था तो क्या हुआ था, अमेरिकन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। क्यों? उनको पता था कि अगर इन्होंने इराक पे अटैक किया तो फिर से क्या हो जाएगा, अमेरिका पे अटैक हो जाएंगे। सेकंड, इंडिपेंडेंट मीडिया। वहाँ का जो मीडिया है वो क्या है, बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट है। देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑन मीडिया। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो लोगों के अगेंस्ट है, लोगों के फेवर में नहीं है, तो मीडिया क्या करता, ओपनली रिवोल्ट करता उसका। सेप्टिसिज्म अबाउट गवर्नमेंट मेथड्स। वहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं, जो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को, राइटिंग के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा, स्पीकिंग के द्वारा। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है, ओपन नेचर है, ये भी सबसे बड़ी क्या है वहाँ की रुकावट है अमेरिका के लिए। थर्ड क्या है, नाटो। अब आपको पता है कि ये क्या है, नाटो क्या है, एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, 12 स्टेट्स है, 12 कंट्रीज़ है। ओके, अब ये क्या है, इन 12 कंट्रीज़ के कारण अमेरिका क्या है, एक सुपर वर्ल्ड पावर। एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप जानते हो कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बिफोर दिस डिसइंटीग्रेशन या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। सारा संसार दो हिस्सों में बट गया था और दोनों तरफ क्या थे, ब्लॉक्स थे। मतलब दोनों ने क्या, अपने अपने ग्रुप बना रखे थे। जब तक ग्रुप है तब तक क्या होता है, एक पावर महसूस होती है, डोमिनेंस शो कर सकते हैं। जब ग्रुप ना रहे देन द कंट्री विल फील इटसेल्फ हेल्पलेस। सो यहाँ पे जो एसोसिएशन है ये क्या करती है,
उसको डोमिनेंस देती है, डोमिनेंट बनाती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी अमेरिका के लिए। कैसे? अब अमेरिका को लगता है कि अगर जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो बाद में क्या हुआ, रशिया रह गया, क्योंकि रशिया क्या था, उसका उत्तराधिकारी था। क्लियर? उत्तराधिकारी तो बन गया, लेकिन अब वो पावर नहीं रही उसके पास जो यूएसएसआर में होती थी। सो वैसे अगर अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, 12 कंट्रीज़ है, अगर इन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अमेरिका का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका को डर रहता है कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। अगर मैंने कोई ऐसा स्टेप उठा दिया और ये मेरे अगेंस्ट हो गए तो मेरा डोमिनेंस जो हेजेमनी है वो खत्म हो जाएगी। इनोमरस इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अमेरिका आर एसोसिएटेड विद नेटो। इसके जो मेंबर्स हैं इनका क्या है, मैक्सिमम इकोनॉमिकली एडवांटेज अमेरिका उठाता है, क्योंकि जब भी अमेरिका कहीं वॉर करता है तो इनसे भी कुछ लेता है, क्योंकि उसके सपोर्टर्स हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, इनमें सब में क्या है, सब में इनकी क्या है, आपस में साझेदारियां हैं, पार्टनरशिप है कुछ हद तक। इस कारण इकोनॉमिकली क्या है, ये सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए अमेरिका कभी अगेंस्ट नहीं जा सकता। जिस चीज़ के फेवर में ये मेंबर्स नहीं होते तो अमेरिका ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे कि इन लोगों को नाराज कर सके। थर्ड थिंग, अलायंस कैन इन्फ्लुएंस अमेरिकन हेजेमनी। अब अमेरिका को डर रहता है हमेशा क्या, इन्हीं अलायंस का, कि अगर किसी कारण से ये ग्रुप टूट जाता है तो अमेरिका क्या हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो डोमिनेंस होता है वो हमेशा नहीं बना रहता। जो हेजेमनी है इज़ अ रादर अनयूजुअल कंडीशन इन इंटरनेशनल अफेयर। जो वर्चस्व होता है, जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस की जो स्थिति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य सी घटना होती है। क्यों? क्योंकि जो भी साम्राज्यवादी देश है जिसका डोमिनेंस स्टार्टिंग में रहा है वो हमेशा कभी नहीं बना रह सकता, कुछ टाइम के बाद चेंज आता है। जैसे आप जानते हो कि अब क्या था, 1660 से लेकर 1713 तक, 1660 से लेकर 1713 तक क्या था, फ्रांस का डोमिनेंस था। ये सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। आफ्टर दैट क्या हुआ, ब्रिटेन का डोमिनेंस स्टार्ट हुआ 1860 टू 1910। 1860 से लेकर 1910 तक किसका साम्राज्य रहा, ब्रिटेन का रहा। क्लियर? उसके बाद फिर जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। यूएसएसआर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कुछ वीकनेसेस थी जिसने उसको डिके मतलब पतन की ओर अग्रसर कर दिया। तो इसी तरीके से क्या है, अमेरिका भी फॉरएवर के लिए नहीं है। अगर ये देश इसका साथ छोड़ देते हैं, अमेरिका को पता है, तो उसका डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेट ऑन अमेरिकन हैज़ पावर। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। और साइड बाय साइड अमेरिका को इस बात का पता है कि जो मेंबर हैं नेटो के, ये क्या कर सकते हैं, ये अमेरिका को झुका भी सकते हैं। अगर ये सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका की हेगेमनी को ख़त्म भी कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड टॉपिक, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूएस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ या डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इंडिया डिसाइडेड टू लिबरेट। जैसे पहले क्या था, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ यूएसएसआर। स्टार्टिंग में भारत किसके फेवर में था, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हमेशा इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट था, मतलब यूएसएसआर की फेवर में रहा है, क्योंकि दोनों में क्या थी, क्लोज फ्रेंडशिप थी इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत यूनियन में। तो जैसे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब नाउ इंडिया क्या था, फ्रेंडलेस था, हेल्पलेस था, अलोन था, बिल्कुल अकेला पड़ गया भारत। तो उसने क्या डिसाइड किया, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, कि उसके ढह जाने के बाद इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकनॉमी, कि उसने क्या किया, अपनी जो इकनॉमी थी उसको थोड़ी सी उसको लिबरल किया, फ्रीडम प्रदान की, मतलब कि जो ओपन वर्ल्ड ट्रेड था उसकी ओर अग्रसर हुआ। मतलब कहीं ना कहीं उसने क्या किया, अमेरिकन मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड इंटीग्रेट इट विद ग्लोबल इकोनॉमी, और अपने देश की इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया।
एंड इंडियाज़ इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, और जैसे ही इंडिया के जीडीपी रेट बढ़ गया, इंडिया में कुछ ग्रोथ, काफ़ी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई, इसने क्या कर दिया, मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर फॉर द यूएस ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। जब जैसे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई इंडिया की, तो अमेरिका ने भी क्या किया, उसके प्रति अपना नेचर चेंज किया, सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट एक वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, मतलब जो इंडियन बॉर्न, मतलब जो जन्म से तो भारतीय थे या जिनके पेरेंट्स भारतीय थे लेकिन उनका जन्म बाद में अमेरिका में हुआ, अब वो भी वहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे थे टेक्निकल फील्ड के अंदर, तो इसके कारण भी क्या, दोनों में जो रिलेशन थे वो फ्रेंडली होते गए डे बाय डे। मतलब एक टेक्निकल रीज़न रहा, ओके, और एक अमेरिका में जो बसे हुए भारतीय लोग थे उन उसके कारण दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे होते गए। अब क्या है, दीज टू फैक्टर्स आर इंटरलेटेड इन द फॉलोइंग, हम दोनों फैक्टर्स को, कौन सा, एक तो डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा, और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, दोनों को इंटरलिंक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, द यूएस अब्जॉर्व अबाउट 65% ऑफ इंडियन टोटल एक्सपोर्ट इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर, कि भारत का क्या है, 65% जो सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर वगैरह है, सॉफ्टवेयर से फील्ड है, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है भारत। मतलब 65% तक अमेरिका भारत पे डिपेंड है, किसके मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में। सेकंड थिंग क्या है, 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज़ एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड अब क्या है, जो 35% जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है बोइंग में, वो क्या है, वो भारत के हैं, भारत के लोग हैं। और थर्ड थिंग क्या थी, 3 लाख इंडियन वर्क इन सिलिकॉन वैली, कि भारत के जो 3 लाख लोग हैं वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। और फोर्थ क्या रीज़न रहा है, 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन, जो 15% जो हाईटेक टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो स्टार्टअप हुए हैं उसमें भारत और अमेरिका दोनों हुई, और इंडियन अमेरिकन, बाय इंडियन अमेरिकन, मतलब भारतीय मूल के लोग हैं और उन्होंने इस चीज़ को स्टार्टअप की है, शुरुआत की है। मतलब 15% जो कंपनियों की शुरुआत है अमेरिका में, बस ये भारतीय लोगों ने ही की है। ये 4 रीज़न हैं, ओके। उसके बाद भी क्या है, कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, उन्होंने कुछ राय दी है, अपनी डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं अपने उन्होंने इस चीज़ के बारे में। कुछ इंडियन एनालिटिक्स हैं, उन्होंने कुछ विचार दिए, कुछ डिबेट्स हुई हैं उसके ऊपर। कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडिया को अमेरिका से दूर रहना चाहिए, इतना नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में क्या होता है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पावर, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देन यू शुड हैव टू नो द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग एंड सुपर वर्ल्ड पावर कांट टॉलरेट एनी अदर वुड बी सुपर पावर, कि अमेरिका कभी ऐसी किसी पावर को टॉलरेट नहीं करेगा जो भविष्य में सुपर पावर बन सकती है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि वो वाशिंगटन से अपने दूरी बनाए रखे और पे प्रॉपर टेंशन ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक उसके स्टफ़ है, जो डोमेस्टिक आर्टिकल्स बनाता है भारत, उसके ऊपर पूरा फोकस करे। कुछ लोग क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया to take the side of America and take advantage to increase the speed of development of his country। कुछ लोग ये मानते हैं कि अब अमेरिका सुपर वर्ल्ड पावर है और भारत को क्या करना चाहिए, अमेरिका के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर इफ़ इंडिया प्ले द रोल ऑफ एनिमी, अगर दुश्मन का रोल प्ले करता है, देन देयर विल बी नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी यूजलेस, सब कुछ बेकार होगा, एंड इंडिया हैड टू फेस ग्रेट लॉस, भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और थर्ड एनालिटिक क्या बोलते हैं, वो ये मानते हैं कि इंडिया हैज़ डिवेल्प्ड इटसेल्फ टू मच दैट इंडिया शुड स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लेट देम, और का प्रतिनिधित्व करे। इन दिस वे दिस ग्रुप कैन चैलेंज टू यूएस हेगेमनी। इस तरीके से भारत क्या कर सकता है, ग्रुप, इन समूह के लोगों के साथ, विकासशील देशों के साथ क्या कर सकता है, अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, जैसे कि नैम ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, अमेरिका को चैलेंज कर दिया था। उससे मेन टॉपिक है इसके अंदर थर्ड, हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम, कैसे अमेरिका का जो वर्चस्व है
वर्चस्व है, डोमिनेंस है, कैसे ख़त्म हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे हम इससे निपट सकते हैं। नोबडी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अमेरिका का डोमिनेंस कब तक है, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इंसिडेंट, नॉट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इतिहास हमें हमेशा भूतकाल के बारे में बताता है, कभी वर्तमान या भविष्य के बारे में नहीं बता सकता। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या कर सकते हैं, कुछ बैन लगा सकते हैं ऑन द एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री पावर बाय एनी कंट्री। लेकिन देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, यहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक द गवर्नमेंट्स ऑफ अ कंट्री। जैसे कोई देश की सरकार होती है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई सरकार नहीं होती। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट वर्ल्ड गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे यूएनओ है, ये कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो कैसी राजनीति है जहाँ पे कोई सरकार नहीं होती, और कोई देश ऐसा नहीं होता कि जो अपनी सुरक्षा कुछ अंतर्राष्ट्रीय समूहों या संगठन के तहत इग्नोर कर दे या उनके हवाले कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। ये कुछ कानून बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनसे हम क्या कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं कर सकते कि युद्ध होगा ही नहीं। युद्ध को रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं। रोका युद्ध को नहीं जा सकता ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ओके, लेकिन 2 और 3 वेज हैं यहाँ पे, हम किस तरीके से, कैसे अमेरिका की जो हेगेमनी है वो कैसे ओवर हो सकती है, उस पर कैसे ओवरकम, कैसे उस पर कंट्रोल बैन लगा सकते हैं। जो एनालिटिक्स हैं उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, बैंडवैगन स्ट्रेटजी। ये क्या बताती है, ये बताती है टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट बाय ऑपरेटिंग विद इन हेगेमनिक सिस्टम। कि अगर कोई देश जिसका डोमिनेंस है, तो इंस्टेड ऑफ टू बी अपोजिट, उसके अपोजिट होने की बजाय क्या करो, यू शुड मूव विद टाइम, समय के अनुसार चलो, आप उसका साथ दो उस वर्ल्ड पावर का, जिससे क्या होगा, यू कैन टेक एडवांटेज, आप उससे एडवांटेज ले सकते हो बाय ऑपरेटिंग, उसके अंदर रहकर, उस ग्रुप के साथ चलकर। जैसे अमेरिका बोलता है, देयर इज़ नो नीड टू बी अपोजिट ऑफ मी, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग देन ट्राई टू टेक द एडवांटेज। आप अवसर का लाभ उठाओ, अपने देश को डेवलप करो, टेक्नोलॉजी लो हमसे। अगर आप हमारे अगेंस्ट जाओगे तो बच नहीं सकते। और ये बिल्कुल फैक्ट है, अमेरिका के अपोजिट होकर कुछ भी लिया नहीं जा सकता। सो ये बैंडवैगन एक स्ट्रेटजी है, मतलब जिस देश का डोमिनेंस है, हमें उसके अगेंस्ट होने के बजाय उसके साथ चलना, जैसे इंडिया ने किया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सेकंड है हाइड स्ट्रेटजी। इट मीन्स क्या होता है, इट इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार मीन्स दूर, टू कीप इटसेल्फ अलोफ, अपने आप को दूर रख लेना फ्रॉम द डोमिनेंट पावर। कि अगर हम देश में तरक्की करना चाहते हैं अपनी, जैसे हमने स्टार्ट में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका ने तो एनपीटी एक संधि की थी हमारे साथ, ट्रीटी की थी कि कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन हमने क्या किया, सीक्रेटली इस चीज़ को ऐसा किया, रशिया ने वैसा कुछ किया। तो इससे क्या हो गया, इससे मतलब कि अगर हम अमेरिका से दूर रहते हैं, उसकी नज़रों में नहीं आते, बार बार उसका विरोध नहीं करते, क्लियर, तो हम सेफ़ हैं। और धीरे धीरे हम अपनी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक पावर है, उसको बढ़ाएंगे। अगर आप देश की अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाते हो डे बाई डे, क्योंकि देखो अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर इकोनॉमिक ही वीक हो आप, अगर आपका पैसे ही नहीं है देश के पास, तो मिलिट्री को कम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड थिंग क्या है, अमेरिका से दूर रहकर। थर्ड थिंग क्या है, मिलिट्री कोलिशन, मतलब सैनिक गठबंधन। ये बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। कुछ एनालिटिक्स ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे लाइक रशिया है, चाइना है, भारत है, अगर ये तीनों मिल जाएं, अब अमेरिका का डोमिनेंस कैसे है, क्योंकि उसके पास क्या है, नाटो मीन्स 12 मेंबर्स हैं, देश हैं जो हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। अगर ये तीनों देश रशिया, चाइना और भारत तीनों मिल जाते हैं, तो क्या हो जाएगी, अमेरिका को वो चैलेंज कर सकते हैं और अमेरिका का डोमिनेंस ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, बिकॉज nobody want to take the side of other country like India or China. There is always dispute, there is always going a dispute between India and China, between China and Russia. तो तीनों में आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो तीनों एक नहीं हो सकते।
okay. And it may be possible that various challenges to occur from non-state actors in form of their writing expression to mount द माइंड ऑफ पीपल। और थर्ड थिंग, एक रीज़न, एक सोल्यूशन और भी हो सकता है कैसे टेक ओवर, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं हेगेमनी को, कि अगर जितने भी मान लो कि जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, ये सारे क्या करें, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें उनकी ऐसी पॉलिसीज़ को। क्योंकि देखो अमेरिका ने क्या किया, बहुत सी पॉलिसी चलाई थी ऐसी टेररिस्ट अगेंस्ट टेररिस्ट, बट दे आर टोटली फेल्ड, अमेरिका इज टोटली फेल्ड टू एलिमिनेट द टेररिज्म, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाया। क्लियर। तो इसे अगर लोग अगेंस्ट हो जाते हैं अमेरिका की, क्लियर, राइटर्स अगेंस्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो खत्म होता चला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू listen it twice and thrice to understand and underline all the points for your better understanding. Till then, thanks and have a nice day.